केंद्र सरकार ने ऐसी उम्मीद जताई है कि 21 नवंबर के बाद दिल्ली में प्रदूषण कुछ कम हो सकता है, क्योंकि मौसम विभाग का ऐसा अनुमान है। इस बीच दिल्ली सरकार ने भी कुछ नए फैसले किए हैं। अगर आप दिल्ली वासी हैं तो आपको ये नोट करना चाहिए। दिल्ली में निर्माण और विध्वंस कार्यों पर प्रतिबंध 21 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 21 नवंबर तक दिल्ली के सरकारी विभागों में 100% स्टाफ वर्क फ्रॉम होम रहेगा। दिल्ली के स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, ट्रेनिंग सेंटर्स और लाइब्रेरी अगले आदेश तक बंद रहेंगे। दिल्ली में जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाहर से आने वाली गाड़ियां दाखिल नहीं हो पाएंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने के लिए 1000 प्राइवेट सीएनजी बसेस को हायर किया जाएगा। मेट्रो और डीटीसी बसों में लोगों को खड़े होकर यात्रा की अनुमति के लिए डीडीएमए को पत्र लिखा गया है। अभी मेट्रो और डीटीसी बसेस में कोरोना की वजह से सिर्फ बैठकर यात्रा करने की अनुमति है। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार एक तरफ ये फैसला कर रही है, जो भी आपने सुना है, दूसरी तरफ इस प्रदूषण को लेकर बहुत सी राजनीति भी हो रही है। सवाल यह है कि क्या राजनीति करने से प्रदूषण कम हो जाएगा? और अगर प्रदूषण पर राजनीति ही करनी है तो फिर पूरे साल क्यों नहीं करते? बंधुगण, आज कोई राजनीतिक पीसी नहीं है। यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये राजनीति से ओतप्रोत नहीं है। आज स्वास्थ्य संबंधित पीसी है। हर जगह एडवर्टाइजमेंट और काम कुछ भी नहीं है। आप ये देख सकते हैं। क्या हम सब मिलकर बिना राजनीति किए प्रदूषण को कम कर सकते हैं? इस पर चर्चा होनी चाहिए। इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए कि कितनी आमदनी हुई, कितना पैसा प्रदूषण पे खर्च हुआ, पराली पे कितना पैसा खर्च हुआ और कितना इनके एडवर्टाइजमेंट पे खर्च हुआ। इस पर चिंता होना चाहिए। जब नेता ये कहे कि राजनीति नहीं कर रहा हूं, तो समझ लीजिए कि वो सिर्फ राजनीति कर रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा आए तो थे प्रदूषण पर गैर राजनीतिक ज्ञान देने के लिए, लेकिन अपनी 28 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ राजनीति करते रहे। वो ये बताने आए थे कि कैसे पराली पर बायो डिकम्पोजर डालने का केजरीवाल सरकार ने करोड़ों रुपए का प्रचार किया। केजरीवाल जी ने कहा कि दिल्ली में सेंसस 2011 के अंतर्गत जो जमीन एग्रीकल्चरल लैंड है वो 30,000 हेक्टर है। उसमें से 800 हेक्टर में स्प्रे किया गया है बायो डिकम्पोजर सोल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट। और कितने किसानों को इससे बेनिफिट मिला? 310 किसानों। ये जो बायो डिकम्पोजर है, केमिकल है, उस पे कितना खर्चा हुआ? ये कैप्सूल खरीदा अरविंद केजरीवाल जी ने। कितने में? 40,000 रुपए, ₹40,000। आरटीआई करता था, उसने आरटीआई लिखा डीआईपी को। क्या यह सत्य है कि सरकार ने खेतों की पराली को कंपोस्ट के बदले जाने के संबंध में विज्ञापन दिए? यदि हां तो इन विज्ञापनों पे खर्चे की राशि क्या है, जरा बताएं। तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने इसमें आरटीआई का जवाब दिया। लोगों की सुरक्षा हेतु इस नई तकनीक के बारे में जागरूकता के लिए दिल्ली सरकार की ओर से विज्ञापन जारी किए गए थे, जिस पर 15 करोड़ 80 लाख 36,828 रुपए खर्च किया गया। बीजेपी के राजनीतिक आरोपों पर जवाब देने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय आए। बोले कि हम प्रचार नहीं, काम करते हैं। 40,000 रुपए का काम किया और 16 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट किया। ये देख सकते हैं, हर जगह एडवर्टाइजमेंट और काम कुछ भी नहीं। पब्लिसिटी पे नहीं, हम ग्राउंड पे काम करते हैं। और ग्राउंड पे जब काम करते हैं तो लोगों को बेचैनी होती है। हमने ग्राउंड पर जाकर के छिड़काव किया। उसका जो रिपोर्ट आई वो हमने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन को सौंपी पेटिशन। उन्होंने कहा, जो आप कह रहे हो, उन्होंने कहा इसलिए थर्ड पार्टी ऑडिट कराओ। अब वो उनकी संस्था है, उनकी जल शक्ति की संस्था से हमने ऑडिट कराया। आप पूछो कि ऑडिट वाली संस्था उन्होंने गलत रिपोर्ट दिया है क्या? रिपोर्ट उन्हीं की है, उन्हीं की एजेंसी है, वो रिपोर्ट उन्हीं को सौंप दी गई है। बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर सवाल उठाया तो दिल्ली के सीएम की टीम इस डिबेट में यूपी के सीएम को घसीट लाई। गोपाल राय बोले, बीजेपी को आम आदमी पार्टी का बढ़ना हजम नहीं हो रहा। पूरे दिल्ली के अंदर योगी जी की होर्डिंग लगी हुई है। संबित पात्रा जी को कभी दिखा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, होर्डिंग पूरे दिल्ली में पट्टी होती, कभी दिखा उनको? उनकी प्रॉब्लम ये नहीं है। उनकी प्रॉब्लम ये है, वो अलग प्रॉब्लम है कि आम आदमी पार्टी फैल कैसे रही है। इन दो बड़े राजनीतिक दलों का ये वाक युद्ध तो आपने देख लिया।
अब जरा इस लड़ाई में पिस रहे उस आम आदमी को भी देख लीजिए जो इस प्रदूषण की वजह से बीमार होकर अस्पताल पहुंच चुका है। ये तस्वीरें एनसीआर के एक रेस्पिरेटरी आईसीयू की हैं। चंद्रप्रकाश, राहुल और रश्मि जैसे दर्जनों लोग इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं। प्रदूषण के हमले के बाद इनके फेफड़ों को मशीनों के जरिए सांस देनी पड़ रही है। जब से पॉल्यूशन बढ़ा है, खास करके दिल्ली एनसीआर में स्मोक जब से बढ़ा है, तब से हमारे जो पेशेंट की जो भर्ती की दर है और खास करके इमरजेंसी में और रेस्पिरेटरी आईसीयू में लगभग 25 से 30% बढ़ गई है। हम मानते हैं कि इस समय एक इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट हो गई है। प्रदूषण की वजह से लोग अपने घरों से इस तरह के आईसीयूज में पहुंच रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस प्रदूषण को रोकने के जो जिम्मेदार लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए सरकार की एक संस्था है जिसका नाम है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसका काम है प्रदूषण रोकने के उपाय खोजना और प्रदूषण फैलाने वालों को पकड़ना। लेकिन जब देश की राजधानी और एनसीआर की इतनी बड़ी आबादी प्रदूषण से जूझ रही हो तो ये बोर्ड क्या कर रहा है, ये जानने के लिए हम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हेडक्वार्टर पहुंचे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है, इस बात को समझने के लिए केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड से बात करना जरूरी था। हमने इस दफ्तर के कई अफसरों से संपर्क किया, लेकिन कोई भी हमसे कैमरे पर बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। हमने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के डेटाबेस को खंगालना शुरू किया तो हमें एक चौंकाने वाला दस्तावेज मिला। इसमें ब्यौरा है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण रोकने के लिए कितनी शिकायतें दर्ज की गईं और उन पर क्या कार्रवाई हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली एनसीआर में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 20 अक्टूबर से 15 नवंबर 2021 तक कुल 648 शिकायतें अलग अलग एजेंसियों को दर्ज करवाईं और इन एजेंसियों ने केवल 29% शिकायतों पर ही कार्रवाई की और 71% शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जरा सोचिए, इस इमरजेंसी के हालात में जब खुद सुप्रीम कोर्ट आपकी सांसों को महफूज रखने के लिए सुनवाई कर रहा है, ऐसे वक्त में सरकारी सिस्टम 71% प्रदूषण की शिकायतों पर कुंडली मारकर बैठा हुआ है, क्योंकि ये एजेंसियां केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सुन ही नहीं रही। कुछ और आंकड़े देखिए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी की 87% शिकायतों पर नॉर्थ दिल्ली एमसीडी ने कार्रवाई नहीं की। साउथ दिल्ली एमसीडी ने भी 82% शिकायतों पर कोई एक्शन नहीं लिया। सीपीडब्ल्यूडी ने तो 100% शिकायतों पर कोई एक्शन नहीं लिया। नोएडा प्रशासन ने भी 77% मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की। सवाल यह है कि इस प्रदूषण को रोकने के लिए भारत क्या कर सकता है, क्योंकि प्रदूषण पर पिछले कई सालों से बात हो रही है। हर साल अदालत ऐसे ही केंद्र सरकार, दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों की सरकारों को फटकार लगाती है, पर कुछ दिन बाद मौसम की वजह से हालात सुधर भी जाते हैं और सब कुछ लोग भूल जाते हैं। लेकिन ये सब कब तक चलता रहेगा? भारत चाहे तो चीन से प्रदूषण कम करने के तरीके सीख सकता है, और सच में देखिए वहां के बदलाव को। 2008 के ओलंपिक्स चीन की राजधानी बीजिंग में हुए थे। चीन में तब बहुत ज्यादा प्रदूषण था। चीन ने प्रदूषण हटाने के लिए कुछ काम किए। बीजिंग शहर से 3 लाख प्रदूषण फैलाने वाले वाहन हटाए गए, निर्माण कार्यों को रोका गया, सैकड़ों फैक्ट्रियों और पावर प्लांट्स को बंद किया गया। इसकी वजह से गेम्स के दौरान बीजिंग की एयर क्वालिटी में बड़ा सुधार देखा गया। वायु की गुणवत्ता 30% तक सुधर गई। लेकिन यह सब बहुत ज्यादा काम नहीं आया। बीजिंग की एयर क्वालिटी फिर से खराब हो गई। फिर जब चीन के शहरों का शुमार दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में होने लगा तो फिर उसने एक एक्शन प्लान बनाया। वो था प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध। चीन ने प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कड़े कानून बनाए, शहरों की फैक्ट्रियों की लोकेशन बदली गई, कृषि अवशेष जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई हुई। इन सारे कदमों का असर ये हुआ कि उत्तरी चीन के प्रदूषित शहरों की हवा की गुणवत्ता 35% तक सुधर गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीन ने पूरी तरह से प्रदूषण पर काबू पा लिया हो। वहां अभी भी प्रदूषण से 10 लाख लोगों की मौत हर साल होती है। लेकिन पोल्यूशन के खिलाफ चीन की ये लड़ाई भारत को जरूर सीखनी चाहिए। नवंबर आते ही दिल्ली में प्रदूषण पर चर्चा शुरू हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट में भी दिल्ली और एनसीआर के प्रदूषण पर आज सुनवाई हुई और अदालत ने केंद्र सरकार के इस सुझाव को मान लिया कि दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले पर कोई आदेश देने से पहले कोर्ट 21 नवंबर तक का इंतजार करे, क्योंकि केंद्र का कहना है कि 21 नवंबर के बाद हालात में सुधार हो सकता है। आज की सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकारों की जिम्मेदारी ट्रांसफर करने पर असंतोष जताया। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा, यहाँ 7 स्टार सुविधा में बैठे लोग किसानों पर जिम्मा डालना चाहते हैं। क्या उन्हें पता है कि औसत किसान की जमीन का आकार क्या है? क्या वो खर्च उठा सकते हैं? कोर्ट ने कहा,
पंजाब सरकार ये कह रही है कि उसने पराली जलाने वाले किसानों के खेत में पानी छिड़ककर उसे बुझा दिया, लेकिन किसानों की मदद कौन करेगा? उन्हें गेहूं बोने के लिए खेत तैयार करने के लिए सिर्फ 15 से 20 दिन का समय मिलता है। बेंच ने हरियाणा सरकार को भी फटकार लगाते हुए कहा, आप कह रहे हैं कि एनसीआर में पड़ने वाले 4 जिलों में वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया गया है। क्या आप दावा कर सकते हैं कि अब वहां गाड़ियां नहीं चल रही हैं? आपने लोगों को उनकी मर्जी से काम करने की छूट दे रखी है। सुनवाई के दौरान केंद्र के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपने दफ्तरों को बंद करने से मना कर दिया। मेहता ने कहा, अगर दिल्ली के चलते केंद्र के दफ्तर बंद किए गए तो यहां सीमित फायदा होगा, लेकिन पूरे देश का अधिक नुकसान होगा। इस पर जजों ने कहा कि हम दफ्तर बंद करने को नहीं कह रहे, लेकिन सरकारी कॉलोनियों में बस उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। इससे एक साथ 50 से 60 कर्मचारी और अधिकारी यात्रा कर सकेंगे। याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने दलील दी कि केंद्र और राज्य सरकारें राजनीतिक कारणों से पराली की समस्या को कम बता रही हैं। फिलहाल प्रदूषण में पराली का योगदान 50% है। दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।